हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड इवनिंग गाइस। नाउ आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज़ आ रही है? आप ओके, आई थिंक इट्स लुक बेटर दैन। तो हम शुरू करते हैं हमारी कहानी को। हमने कल ये देखा था कि हूण जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, और हूण का भी सी एक किंग है जिसका नाम है, आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मिहिरकुल। यानी मिहिरकुल इज डिफीटेड बाय द किंग ऑफ द मालवा। मालवा का एक किंग हो जाता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि यहाँ पर जो गुप्त हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो वीक हो जाते हैं, और जब वीक होंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे रीजनल स्टेट्स आपके वीक होने लगेंगे, और रीजनल स्टेट्स जब वीक होंगे तो यहीं से एक निकल कर आएगा मालवा का यशोधर्मन। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम समय के लिए रहेंगे, बट इनका अचीवमेंट ये होता है कि ये सक्सेसफुली
दैट मीन्स अचीव करते हैं, दैट इज़ द डिफीट ऑफ द मिहिर कुल। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मिहिर कुल को ये डिफीट कर देते हैं एंड इट इज़ मेंशन इन द बीसी मंदसौर इंस्क्रिप्शन। और मंदसौर इंस्क्रिप्शन में हमने एक इन्फॉर्मेशन और देखी, द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिल्ड्स। डू यू रिमेंबर गिल्ड्स? दैट इज रिलेटेड टू द दैट मीन्स द ट्रेडिंग्स। और ये एक ही तरह की चीज़ों का उपयोग करने वाले लोग थे और ये ट्रेडिंग्स किया करते थे। वी हैव दैट मीन्स ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सभी आप लोगों को। थैंक यू फॉर कन्फर्मेशंस। ठीक है, नाउ इट्स ओके। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद, थैंक यू। और अब हम बात करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा ये देखेंगे और ये इसका एम्पायर को देख लीजिए। दैट इज़ द बामियान। बामियान इज़ द कैपिटल, वी हैव ऑलरेडी सीन्स इन द प्रीवियस स्लाइड्स एंड दिस इज़ द एम्पायर ऑफ द मिहिर कुल। तो मिहिर कुल क्या कर रहा है, उसका एम्पायर जो है वो आपका सेंट्रल एशिया से थोड़ा सा रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस एरिया को कैप्चर कर लेता है। रीज़न क्या है कि गुप्त एम्पायर के जो रूलर्स हैं दे आर वेरी दैट मीन्स सम काइंड ऑफ द पप्पू, है ना, वी कैन से दैट कि वो पप्पू की तरह हैं और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है और इस वजह से मिहिर कुल को मौका मिल जाता है यहाँ पर एंट्री लेने का। करेक्ट है, ये वो टाइम है हम जहाँ देखेंगे फ्यूडलिज्म या सामंतवाद का दौर शुरू हो जाएगा और यही कहानी हमें थोड़ा सा बताती है। करेक्ट है, तो मैंने अभी आपको गुप्त के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बताया। नाउ वी आर दैट मीन्स डिस्कसिंग अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशंस एज वी हैव सीन बेसिकली द मौर्यंस, है ना। मौर्यंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द गुप्तास। ठीक है, एंड द मौर्यन वॉज बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइज सिस्टम वाइल द गुप्तास दैट इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ द बिग टाइटल्स। क्या अशोक के मौर्यंस डायनेस्टीज के रूलर ऐसी उपाधियां लेते थे? आंसर आएगा नो। द रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टीज दे आर टेकिंग आउट द बेसी द यूज टाइटल्स। बहुत बड़े बड़े टाइटल रहते हैं, बोला महाराजाधिराज, दैट इज द चक्रवर्ती, है ना, महेंद्रदित्य, अश्वदित्य, इस तरीके के टाइटल्स उनके द्वारा दिए जाएंगे। अमरेंद्र बाहुबली, और ये बताया जाता है दैट मीन्स ठीक है कहीं ना कहीं इस तरीके की टाइटल्स थे। तो देखिए मैं बार बार कंपेयर करूंगा किसके साथ, मौर्यंस के साथ। यदि आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी सीख सकते हैं। सॉरी, जैसे हम देखेंगे, देखिए मौर्यंस यहाँ रखें और यहाँ गुप्त रखें, तो मौर्यंस में हम देखते हैं कि इस टाइप के टाइटल्स देखने को नहीं मिलते। अशोक ही केवल क्या टाइटल लेता है, अशोक टाइटल लेता है, लेकिन वो टाइटल होते हैं देवताओं का प्रिय, देवम प्रियदर्शी, दैट मीन्स विलव्ड ऑफ द गॉड, वाइल द बेसी द रूलर्स ऑफ द गुप्तास दे आर टेकिंग द big titles and they are using these that means big titles, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, है ना, ऐसा ऐसा हम देखने को मिलेगा। करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं आगे द मोनार्क वॉज। देखिए राजा, अब यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम ही होगा भाई, राज व्यवस्था ही देखने को मिलेगी या राजतंत्र ही देखने को मिलेगा, जिसमें एक किंग होगा और किंग के बेटा होगा और बेटा जो होगा वही सत्ता में आएगा। तो वी कैन से दैट द किंग दैट मीन्स द पोजिशन या पोस्ट ऑफ द किंग्स दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी के बेस पर डिसाइड होगा। बट द बेसी थ्रोन इज कैप्चर बाय द दैट मीन्स एल्डेस्ट सन्स। ठीक है, कैसा हो सकता है बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ध्रुव स्वामी? डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, हाउ ही इज गोइंग टू कैप्चर द थ्रोन? कल आप जिस इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर ताली बजा रहे थे, मैं उसी स्टोरी की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट वहीं से क्लियर हो जाता है। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि दिस काइंड ऑफ द स्टोरीज दैट इज बेसिकली एक्सेप्टेड बाय द दैट मीन्स द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशंस। और क्या होता है हम यहाँ देखेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम्स। मैंने आपको यही बताया था, यहाँ पर क्या होता है, एक किंग होगा और किंग के नीचे कई सामंत होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे। और यहाँ पर ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं, किंग के लिए आपका कह सकते हैं कर भी कलेक्ट करते हैं, किंग के लिए एक आर्मी भी रखते हैं और ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं उनके पास भी कुछ पावर होती है। तो इस बेस पे हम समझ सकते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे दे हैव सम काइंड ऑफ द पावर्स, उनके पास कुछ पावर भी होगी। तो पावर होगी या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर भी कम होंगे। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे मौर्य जितना तामझाम देखने को नहीं मिलता। गुड इवनिंग प्रियंका जी। और मौर्यंस के टाइम पर हमें जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बट गुप्त के टाइम पर जो ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या लिमिटेड देखने को मिलती थी। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने आपको इस तरीके से ऊपर बनाया है, आई होप यू आर गेटिंग माई वॉइस प्रॉपरली राइट नाउ।
है ना। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए मौर्यंस में ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। हमने देखा था फर्स्ट लेवल के अधिकारी थे, क्या बताया था भाई, और कौन सा एग्जाम हो रहा था ये भी हमने देखा था। सेकंड लेवल के अधिकारी होंगे, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम हिमाचल, ठीक है। एंड वी हैव सीन द बेसिक, कह सकते हैं कि गुप्त काल में कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, तो ऑफिसर्स यहाँ पर इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कंपैरिजन और कर सकते हैं कि मौर्यंस वाज बेस्ड ऑन द सप्तांग थ्योरी, है ना, सप्तांग थ्योरी से रिलेटेड है, लेकिन गुप्त में ऐसा कोई थ्योरी देखने को नहीं मिलता है। बट द मौर्यंस दैट इज द मोनार्कियल सिस्टम, गुप्ताज इज ऑल्सो मोनार्क सिस्टम, वी कैन से दैट। करेक्ट है, समझ में आ चुका होगा। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था पर आधारित होता है। ओके भाई, ये समझ में आ गया है। और क्या होगा, we can say that the ministers were selected by the imperator on the basis of their individual qualifications। भैया मंत्री योग्य है, गुड इवनिंग शंकर जी। हम देखते हैं कि मंत्री यदि योग्य है तो उसकी दैट मीन्स जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पर जो है सम्राट के द्वारा उसका चयन किया जाएगा। ये पद जो है इनिशियली भी इसी कह सकते हैं वंशानुगत नहीं होते थे, लेकिन बाद में जनरली वंशानुगत होने लगे। ओवरऑल हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी होगा, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं। देखिए कैपेबिलिटीज़, अब देखो राजा जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दैट वाज असिस्टेड बाय द, वी कैन से दैट कि दैट मीन्स कि उसको कहीं ना कहीं सलाह दी जा रही है, वो है आपके मंत्री। लेकिन ये मंत्रियों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ऑलराइट, तो मौर्यन डायनेस्टीज़ के मुकाबले ये संख्या कम होगी। करेक्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती, दैट मीन्स देयर इज़ नो परमानेंट आर्मी ऑफ द किंग्स, ठीक है। किंग्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हमने देखा है कि सामंत जो है वो उसको समय समय पर जो है सत्ता या एम्पायर के एक्सपेंशंस के लिए अपनी आर्मी देते रहते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि जो सामंती जो व्यवस्था है, या जो सामंत हैं, दे आर ऑल्सो पावरफुल, और आगे चलकर वो क्या करते हैं, वो फ्यूडलिज्म सिस्टम की ओर जाएंगे। और जो हमारा राजपूत काल है वो एक तरह से सामंती व्यवस्था को ही बताएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे हमारा एक चैप्टर जो आने वाला है दैट इज द टाइम ऑफ द हर्षवर्धन के बाद हमें राजपूत काल ही देखना है। और राजपूत काल में हम देखेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स एंड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इन बिटवीन द पालास, ठीक है, प्रतिहारास, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, वी कैन से दैट, एंड द बीसी, एंड द लास्ट वन इज बीसी Rashtrakutas, correct है। तो these are the three dynasties and they are fighting with the BC each others and later on they are converted in the BC Rajput age। और राजपूत एज के समय पे हमें 300 से मतलब 300 समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 300 से ज़्यादा आपको कम्युनिटीज़ देखने को मिलेंगी एंड दीज कम्युनिटीज़ आर फाइटिंग विद द ईच अदर्स। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, बीसी सुतरीमाम पटाखा यही किया जाता रहेगा, करेक्ट है। तो इंडिया कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। तो ये कहानी जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है गुप्त एज से, मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको बताया। ऑलराइट, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा जो भी मैंने अभी कहा, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म सिस्टम की ओर हम बढ़ रहे हैं। गुप्त शासक जो हैं ब्राह्मणों को भरपूर दान दे रहे हैं। द गुप्ताज रूलर्स गिव ए लॉट ऑफ द गिफ्ट टू द ब्राह्मण्स। भैया ब्राह्मण को दान क्यों दिया जा रहा है? एज यू ऑलरेडी नो, द बीसी हमने देखा था द प्रीवियस सेशंस में वैदिक एज याद है भाई? वैदिक एज में क्या होता था? वैदिक एज में हमें देखने को मिलता था सैक्रिफाई होते थे, यज्ञ होते थे, और यज्ञ के अंत में क्या होता था भैया? भंडारा। भूल गए भाई लोगों? ठीक है, सर बहुत खाया है बोला, ठीक है। तो भंडारा जो होता था या हम कह सकते हैं ग्रांट मिलता था, दक्षिणा मिलती थी, ये सब हमने देखे हैं। क्यों होता था? यज्ञ होते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिस कम्युनिटीज, दैट मीन्स कह सकते हैं दिस कम्युनिटी इज गेटिंग द बीसी लॉट्स ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द रूलर्स एंड द बीसी द कॉमन पीपल्स। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ के जो रूलर्स हैं दे आर रिस्पेक्टिंग द बीसी ब्राह्मण कम्युनिटीज एंड दे आर रिस्पेक्टिंग द बीसी वैदिक लिटरेचर्स या वैदिक चीज़ों को मानेंगे। और जब वैदिक चीज़ों को मानेंगे तो ब्राह्मण जो है वो आपका सबसे ऊपर आएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कम्युनिटी कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगी। और ब्राह्मण जो है वो फिर से क्या बोलेगा? भैया अश्वमेध यज्ञ कराइए। याद करिए समुद्रगुप्त के टाइम पे, कुमारगुप्त के टाइम में हमने अश्वमेध यज्ञ करे थे, याद करिए, है ना। और अश्वमेध यज्ञ के अंत में क्या होगा भैया? भंडारा होगा, और भंडारा बनेगा तो सबको बराबर मिटेगा और उसकी महक आपको आना शुरू हो जाती है। तो वी कैन से दैट कि दे आर डूइंग द बेसी, दे आर कंपेयरिंग द रूलर्स विद द किंग्स, विद द गॉड। हम आपको भगवान की संज्ञा दे रहे हैं, हम आपको भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। दैट मीन्स द रूलर्स आर वेरी हैप्पी एंड दे आर कंपेयरिंग
दे आर सेइंग दैट कि भैया कि बहुत अच्छी बात है, हम आपको ये देंगे। अभी आपने देखा होगा कि भैया मैंने आपको पीछे भी बताया आज के बीजेपी के लीडर क्या कहते हैं कि बोला राम भगवान का अवतार हैं आपके नरेंद्र मोदी, श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी, और हनुमान के जो है बीसी कह सकते हैं आपका अवतार हैं आपके अमित शाह। तो हम एक बच्चे ने पूछा कि सर उसकी पूछ तो है ही नहीं, है ना। तो ये थोड़ा एक समझने के लिए वाली बात है। तो आपको भी समझ में आ चुका होगा, लीपापोती करते रहते हैं हमारे देश के नेता, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि इसके बाद क्या मिलने वाला है, आपको टिकट मिल जाएगी, ठीक है, रसीद कटवाओ, बिल्कुल सही कहा। तो रसीद कटवाओ वाली कहानी आपको यहाँ देखने में मिलेगी। द रूलर्स, इसका कारण क्या है? देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे रिलीजन्स में कस्टम्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये कस्टम्स जो है आगे चलते जाते हैं, और ये कस्टम्स ही आगे चलकर ये प्रथाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आगे चलकर भी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि वही चीज़ जो है वो मान्यता बन जाती है। और ऐसा होता है और होता रहा है, ठीक है। तो अभी आज की डेट में इन प्रथाओं को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये प्रथाएं जो हैं दैट मीन्स ठीक है चेंज होंगी किसी राजा राम मोहन राय के आने से। जी हाँ, दैट मीन्स ठीक है। तो वी नीड टू चेंज द बीसी, वी नीड ए काइंड ऑफ द रिफॉर्म्स, ठीक है। और रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो हर जगह ही बनती है। ऑल राइट, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव सीन द बीसी दैट इज द लेस नंबर ऑफ द गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ठीक है। वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ द दैट मीन्स ऑफिसर्स, है ना। देखो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए भाई, है ना, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, महाबलाधिकृत, है ना, दैट इज द पर्सन, ठीक है, दैट इज द पर्सन हु इज होल्डिंग द बेसिक आर्मी, या प्रधान सेनापति होगा, है ना। जैसे हम देखेंगे द हेड ऑफ द वी कैन से दैट मीन्स बिपिन रावत, दैट मीन्स महाबलाधिकृत हो गए, है ना। विपिन रावत इसलिए हो गए क्योंकि वो तीनों सेनाओं के हेड हो गए हैं ना, ठीक है। आई थिंक CDS वगैरह शायद उनको बनाया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे महादंडनायक, दंड से आपको समझ में क्या आ रहा है, दैट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू जस्टिस। ये हमारे कौन हो गए? जस्टिस, जो आपके जो बोबडे साहब हो गए हैं ना, अभी आजकल MP में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर आप उनको वहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, द चीफ जस्टिस। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा। एंड द बीसी नेम इज कॉल्ड द महाप्रतिहारा, ठीक है। देखिए प्रतिहार का मतलब समझ लीजिए, द प्रतिहार का मतलब होता है द पर्सन हु इज दैट, इट्स ए काइंड ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड। ऑल राइट, समझ में आया। सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो ये क्या करेगा, जो रॉयल पैलेस हैं, जो आपके शाही महल हैं, उनके रखरखाव को बीसी क्या करेगा, उसका हेड होगा। जैसे हम देखेंगे भाई कि NSG कमांडो, है ना, जैसे हम देखेंगे भाई कि NSG कमांडो इज ए काइंड ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बीसी प्राइम मिनिस्टर एंड द बीसी राष्ट्रपति, है ना, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन सबका बीसी जो का देखते हैं। तो महाप्रतिहार, वी कैन से दैट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखो महासंधि विग्रह, देखो सब में महान लगा देना। पहली बात तो संधि का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ना। हिंदी में पढ़ा होगा भाई, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको। संधि का मतलब है जोड़ना, ठीक है। विग्रह का मतलब है तोड़ना, तोड़ना का मतलब है माइनस, ठीक है। संधि कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए भाई, मित्रता का मतलब है शांति, शांति का मतलब होता है पीस, और पीस का मतलब हम देखने को मिलेगा दैट मीन्स, ठीक है, शांति। और विग्रह का मतलब है दैट मीन्स तोड़ना, तोड़ना का मतलब होगा हम आपको वॉर। तो आई एम गोइंग टू चैलेंज यू, दैट मीन्स फर्स्ट पीस, देन आई विल चैलेंज टू फॉर द वॉर। तो हम ऐसे कह सकते हैं ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस पर्सन इज मेकिंग द बेसी द पीस एंड द वॉर, एंड दिस इज नथिंग बट दैट इज आवर फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा। तो हमारे महासंधि विग्रह कौन है भाई, तो ये बहुत ही ईजी है, यू कैन ईजिली रिमेंबर। और हमारे यहाँ के जो जयशंकर साहब हैं वो हैं आपके महासंधि विग्रह, करेक्ट है। दंडपाशिक, दंडपाशिक का मतलब है द पर्सन हु इज होल्डिंग द पुलिस डिपार्टमेंट। अभी जैसे IB का हेड कौन है, अभी तक तो बेसिकली शायद ऋषि कुमार शुक्ला थे, बट यहाँ अभी चेंज हो गए हैं। तो पुलिस विभाग के हेड, वी कैन से दैट, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं IB का जोड़कर मैंने बता दिया। भंडाराधिकर्ता, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। भंडार का मतलब होता है दैट मीन्स जो आपका ट्रेजरी होता है, थोड़ा सा इजी से आप समझने की कोशिश करिए। भंडार का मतलब होता है वो स्थान जहां पर सारा पैसा रखा होता है, सीधी सी बात है, और ये हो जाएगा ट्रेजरी। और ये विनय स्थिति संस्थापक, दैट इज तभी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से संबंधित। ऑल राइट, समझ में आया। अरविंद्र कुमार, थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन जॉन जी, ठीक है, यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा थोड़े से और देख लेते हैं। सर्वाध्यक्ष, सभी समझ में आ गया, सभी केंद्रीय विभागों का एक निरीक्षक होगा। और महाअश्वपति, यस बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं अरविंद कुमार जो हैं,
कुछ और ही। सर आप ये बेसिकली को बासी बोलते हैं। आपके लेक्चर में बहुत बार जो कुछ और ही सुनाई देता है, आज मैंने इसको ध्यान से सुना। बेसिकली को बेसी, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, थोड़ा मुझे भी ये बताइए। बस यस सर, मैंने नहीं सुना 3 टाइम्स। बीसी सर, आर यू टॉकिंग अबाउट द बीसी दैट इज बिफोर क्राइस्ट और बेसिकली? ये कंफर्म करें आप, इस ए की बात कर रहे हैं या बी की बात कर रहे हैं या दैट मीन्स अदर वन? ओके ओके ओके, हाँ सर, इट्स ओके, चलेगा। बेसिकली मे बी, ओके 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 ओके, ठीक है भैया, ओके ओके, ठीक है। आई विल ट्राई टू चेंज योर, दैट मीन्स माई प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली वो फ्रो बना होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है शायद बेसिकली जो है बेसिकली ना निकल कर कुछ और आ जाता होगा, ठीक है। नहीं सर, ये आपने बोला है, ठीक है भाई। मेरा उद्देश्य किसी को कुछ और कहने से मतलब नहीं है। नो सर, आप अच्छा ओके ठीक है। तो मे बी देर इज़ ए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बीसी साउंड, हो सकता है इसमें ऊपर नीचे हो जाता होगा। भाई क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी बातें कुछ किसी को कुछ हर्ट कर जाती हों, या कुछ मेरे प्रोनाउंसिएशन से हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ द टंग्स, ठीक है। और कभी कभी फ्लो भी बन जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ द, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो क्या मैं आगे कंटिन्यू कर दूं भाई? तो वी हैव सीन द बीसी महा अश्वपति। अश्व का मतलब हो जाएगा, क्लियर ही समझ में आ रहा होगा, दैट इज द बीसी पर्सन हु इज होल्डिंग द कैवलरी, ऑल राइट, ठीक है। ये भी अच्छा लगा। नो सर, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके कोई बात नहीं। देखिए मैं, ऐसा नहीं है कि आई एम लर्निंग फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ठीक है। जैसे मैं आपसे भी सीख सकता हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई एम ऑलवेज इन द बीसी डाउनलोडिंग मोड, मैं हमेशा उस डाउनलोडिंग मोड में रहता हूँ जहाँ मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि मुझ में इम्प्रूवमेंट होता है या वो चीज़ें होती हैं, तो ग्रुप में यही डिस्कशन हो रही थी, अभी समझ आया मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू फॉर योर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स जोक्स अपार्ट, सीधी सी बात है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बीसी, डिस्कशन चलता रहता है, और थोड़ा बीच में हम थोड़ा देख भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द पीलू। पीलू मतलब टीलू मतलब इसे कह सकते हैं हाथी को बोला जाएगा। और यहाँ हाथी सेना का जो है, दैट मीन्स जो व्यक्ति होगा, वी प्रॉपरली अंडरस्टैंड्स योर लैंग्वेज एंड हैप्पी टू टीच फ्रॉम यू, थैंक यू। कोई बात नहीं भाई, बताते रहा करो ऐसी बातें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। और थोड़ा सा क्या होता है कि चीज़ें पता चलती रहती, तो आदमी की पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट भी होता है। कोई बात नहीं, दिस इज़ द बेसी। समटाइम्स मैं वो बेसिकली बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है शायद कुछ और आ जाता होगा, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ नहीं है, और बताते रहा करो, अच्छा लगता है, ठीक है, कि भाई डिस्कशन हो रहा है, चर्चा उसी के बारे में होती है, कुछ जो बेसी चर्चा करने लायक होता है, ठीक है। तो शुक्रिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, पीलू का मतलब हो जाएगा, दैट मीन्स द बीसी, द पर्सन हु इज होल्डिंग द बीसी एलिफेंट आर्मी, वी कैन सी दैट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कुमार मात इज ए काइंड ऑफ द बीसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, दैट इज द होल्डिंग पोजीशंस इन द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल राइट, समझ में आ गया होगा भाई। और इसके बाद हम देखेंगे रणभंडाधिकृत। देखिए समझ में आने की कोशिश करिए, रण का मतलब होता है वॉर, है ना, और वॉर के बाद होता है भंडार का मतलब होगा, दैट इज द बीसी कह सकते हैं, जहां पर आप देखें जस्ट भी आया, ठीक है। अब मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल गौर से, ठीक है।
अब हम देखते हैं भंडार का मतलब ये होगा कि वो जगह जहाँ से कहीं ना कहीं आप अपनी मिलिट्री सर्विसेज को कुछ आपका दैट मीन्स आपूर्ति कर रहे हैं या उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सामग्री की बात होती है और इसे कहा जाता है रण भंडाधिकृत। तो ये जो सैनिक के टाइम पर या वॉर के टाइम पर है, ठीक है, वहाँ पर हम थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द ऑफिसर्स, ठीक है, वी हैव सीन, ठीक है, इतने ऑफिसर्स नहीं होंगे जितने हमने मौर्य में देखे हैं। ऑल राइट, ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द इन द प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंस का मतलब है प्रांत, और प्रांत को हम देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसको हमें कनेक्शन करना है, तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रिक्स मतलब दैट मीन्स हाउ टू मेमोराइज इन ए सिंगल शॉट। सीधी सी बात है, एक बार में आप उसको कैसे याद रखेंगे। देखिए हमने प्रोविंस जो एडमिनिस्ट्रेशन देखे थे वो हमने वैदिक एज में देखे, वैदिक एज के बाद हमने मौर्यंस में देखे। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द गुप्तास, ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल मूव इन द दिल्ली सल्तनत, एंड दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल्स में देखने वाले हैं। ऐसे ही कुछ है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई कि हमें चीज़ों को कैसे समझना है, क्या करना है। तो ट्रिक्स या कहानी उनको हमें समझना होगा, ठीक है। बच्चे बड़े नोटिस करते हैं, लेकिन एक चीज़ बात मुझे समझ में आई, ठीक है, बोला ये कैसा बोला, ये वैसा बोला, ठीक है। अब कल से मैं थोड़ा सा और अच्छा बोलूँगा, ठीक है, थैंक यू। तो वैदिक एज में हमने देखा था, वी हैव सीन द बीसी दिस प्रोविंस इज कॉल्ड द जन, है ना। मौर्यंस में हमने क्या देखे थे भाई, एंड इट वाज कॉल्ड द चक्र, है ना, ये चक्कर घूमने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे गुप्तास में, तो गुप्त में इसे कहा जाएगा भुक्ति, है ना। आजकल लेकिन भक्ति ज़्यादा प्रचलित है। ऑल राइट, समझ में आया। और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हम इसे कहेंगे दैट इज इक्ता, और यहाँ पर हम देखेंगे सूबा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द बीसी, कह सकते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ द थिंग्स वी कैन रिमेंबर इजीली। हमने ये जो है एक छोटा सा एक मैप बना लेंगे या छोटा सा एक फ्लो चार्ट्स बना लेंगे, उसमें सारे जो डायनेस्टीज़ हैं उनको इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद बैक टू बैक यहाँ ऐसा बना लेंगे। ऑल राइट, आई थिंक आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इस तरीके से आप अपनी चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। तो चीज़ों को रिमेंबर करने का तरीका है, तो मैंने आपको जैसे पूछा था भाई आप कौन से चक्र से हो, बट आज मैं आपसे पूछूंगा। थैंक यू, दैट इज़ द बेसिक, कह सकते हैं बिग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द बीसी राजवीर जी। आप दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें अगला दैट मीन्स ये पूछना होगा कि अब आप कौन से चक्र से हो, क्योंकि मौर्यन एज जा चुका है, लेकिन अब हम गुप्त एज में हैं, तो हम बात करेंगे कि आप कौन से भुक्ति से हो, है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कौन से भक्त हो जो जिस भुक्ति से आते हो। ऑल राइट, समझ में आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखना है, दिस इज द प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशंस द एम्पायर ऑफ द गुप्त एज दैट वाज डिवाइडेड इन द भुक्ति, है ना, करेक्ट है। और भुक्ति जो है उसका हेड होता था, उसे कहा जाता था उपरिक। ऑल राइट, हमने ये प्रीवियस सेक्शंस में देखा था, द हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड द राज्यपाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यंस। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया। एंड भुक्ति वॉज डिवाइडेड इन द विषय। विषय का मतलब यहाँ सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, याद करिए मौर्यंस में क्या था, ये आहार था। आहार दैट मीन्स भोजन से रिलेटेड कुछ नहीं है। द हेड ऑफ द विषय इज नथिंग बट दैट इज द विषयपति। तो ये आपका स्टेट हो गया, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, और इस तरीके से हम आगे देखते हैं। तो आगे हमें देखने को मिलेगा विथि, एंड विथि इज द बीसी ग्रुप ऑफ द विलेजेस, है ना। जो विलेज हैं उनका एक क्या होगा, एक समूह होगा जिसे कहा जाएगा विथि। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड द ग्राम। ग्राम या गांव, और गांव का जो मुखिया होता है उसे कहा जाएगा ग्रामिक या महत्तर। ठीक है, ये तो एक इग्नोर है। तो कम से कम बेसिक थोड़ा बहुत ये शुरू के आप थोड़े से याद रखें, ताकि क्या है वो आपको ऐड हो जाए। और मैंने तरीका आपको बता ही दिया है कि कैसे आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं एक लंबे समय तक। ठीक है, तो एक बार में जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, या आप उसको ऐड ऑन करते जाइए रोज सुबह दोपहर शाम जो है, ठीक है, जैसे डॉक्टर गोली खाने के लिए बोलता है वैसा थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा सोसाइटी की ओर और सामाजिक जीवन। अब देखो सामाजिक जीवन को कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखिए, हाउ द बेसी गुप्ताज रूलर, गुप्त के जो शासक हैं वो किसको मानते हैं, गुप्त के शासक जो है वो किस रिलीजन से रिलेटेड हैं,
दे आर रिलेटेड टू द वैदिक रिलीजन। ठीक है, वैदिक रिलीजन से रिलेटेड हैं। और वैदिक रिलीजन्स में कौन कौन से गॉड इंपॉर्टेंट थे भाई, कोई बताएगा? हमने अर्ली वैदिक देखा और लेटर वैदिक देखा, तो हमें गुप्त एज में इंपैक्ट किसका मिलेगा, अर्ली का मिलेगा या लेटर का मिलेगा? हमें यहां गुप्त एज में जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो लेटर वैदिक एज का मिलेगा। और अर्ली वैदिक में इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे भाई, बताइए जरा। अब मैं जनरली भाई शब्द उपयोग करता हूं तो दैट इज फॉर ऑल, है ना, नॉट फॉर द बीसी सिंगल वन। तो वी विल सी द बीसी द इंपॉर्टेंट गॉड इन द अर्ली वैदिक इज कॉल्ड द इंद्र, नाम तो सुना ही होगा। इंद्र के बाद हम देखेंगे दैट इज अग्नि, एंड अग्नि के बाद हमने देखा था वरुण, वरुण धवन, है ना, डू यू रिमेंबर? ठीक है। एंड लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं द बीसी इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्री गॉड इज गोइंग टू डिक्लाइन, कहीं ना कहीं इन तीन गॉड की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। इंद्र को कोई पूछता नहीं है, लेकिन लेटर वैदिक एज में कौन से इंपॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं, कोई बताएगा नाम? इतना तो बता दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। लेटर वैदिक एज में आपके सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन से होते हैं? प्रजापति, वेरी गुड, शंकर पंडित जी का आंसर आया प्रजापत। रुद्र है, और इसके बाद हम देखेंगे विष्णु। ये तीन गॉड जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। प्रजापति इज नथिंग बट दैट इज ब्रह्मा, रुद्र इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड शिव, और विष्णु इज नथिंग बट विष्णु। या हम एक लाइन में कहें ब्रह्मा विष्णु महेश, अब तो याद रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेते हुए हम सामाजिक जीवन की ओर बात करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि इनके गॉड जो हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इनका जो कंसेप्ट है वो वैदिक एज से रिलेटेड है, और वैदिक एज में ही चलती थी वर्ण सिस्टम, और वर्ण सिस्टम में होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो यहाँ पर कैसी होगी भाई, सीधी सी बात है, ऑल दीज दैट मीन सोसाइटी इज रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम, बट द समटाइम्स वी विल सी the concept, the basic scenario of the Varna system is going to change. We will observe article number 17 here. Article 17 किसके बारे में बताता है? रिमेंबर इन द पॉलिटी, लक्ष्मीकांत जी को याद करिए, लक्ष्मीकांत, दैट मीन्स, ठीक है, डू यू रिमेंबर द आर्टिकल नंबर 17 इज टॉकिंग अबाउट द, मैं थोड़ा सा 17 से कनेक्ट करके आपको एक चीज बताने वाला हूं। आई होप आपको ये चीज पसंद आएगी। डिस्क्रिमिनेशंस, या हम इसको कहें डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द अनटचेबिलिटीज, अस्पृश्यता की बात की गई है आर्टिकल नंबर 17 में। हम आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा हम देखते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हम अनटचेबिलिटीज को खत्म कर देंगे, लेकिन गुप्त एज वो एज है जब हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 17 आपको देखने को मिलता है। वी विल सी फर्स्ट टाइम आर्टिकल नंबर 17। देखिए, मैंने आर्टिकल नंबर 17 इसलिए बोल रहा हूं, तो आर्टिकल 17 इज टॉकिंग अबाउट द untouchabilities, and this untouchability concept is going to start in the Gupta's age, and this is the part of the society, और यही हमारी सोसाइटी है। तो चलिए देखते हैं क्या है सोसाइटी में, उसको समझते हैं और इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो वी विल सी द बीसी देयर वाज ए बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम। याद करिए, हाउ वी आर, दैट मीन्स कनेक्ट विद द लेटर वैदिक एज, हमने ऑलरेडी सीखा है। तो लेटर वैदिक एज में हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख ली थी, और इस एज में हम देखेंगे कि जाति कई और उपजातियों में डिवाइड हो जाएंगी। Do you remember the person who is involving in the basic trading of the oil is called the oily? वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ऑयल का व्यापार कर रहा है, उसे ऑयली कहा जाएगा। तो जो व्यक्ति बेसी गोल्ड का काम कर रहा है, दैट मीन्स कंसिडर द बेसी गोल्ड स्मिथ, या उसकी कम्युनिटी क्या कही जाएगी, सुनार, है ना। तो ये क्या हो रहा है, दैट इज द बेसिक कास्ट, और कास्ट बनती जा रही है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिंग वट एवर यू आर डूइंग। जो कुछ भी आपका व्यापार है, उस व्यापार के आधार पर आपकी जाति कही जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। कोई यदि ऑयली बैठा हो या कोई वैसी व्यक्ति ऑयली हो तो उसका मतलब समझ सकते हैं, तो हम ऐसे समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। वी विल सी द बेसी सम काइंड ऑफ द लिटरेचर्स, एंड दिस लिटरेचर इज कॉल्ड द स्मृति। स्मृति याद करिए, स्मृति का जो बेस सब्जेक्ट है वो क्या है भाई, व्हाट इज स्मृति? स्मृति ईरानी मत बोल देना भाई, है ना, नेताजी हैं, नाराज हो जाएंगी।
डू यू रिमेंबर स्मृति? इन स्मृति लिटरेचर इज रिलेटेड टू द लॉ, है ना, कानून से रिलेटेड आपके लिटरेचर्स हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कम्युनिटीज की चर्चा की गई है, तो वी कैन से दैट कि दिस पॉइंट इज गोइंग टू वेरीफाई बाय दैट मीन्स, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा सुनना। We will see the कायस्थ communities is first observed in this याज्ञवल्क्य स्मृति, करेक्ट है, इसमें हमको देखने को मिलेगा। और कायस्थ जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं केवल हमें यही समझ में देखना है कि यहाँ पर जो ये सेकंड पॉइंट्स है, दैट मीन द कास्ट एंड द सब कास्ट दैट इज गोइंग टू कैटेगराइज फ्रॉम द वर्णा सिस्टम, और वर्णा सिस्टम्स के बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। एंड दिस इज वेरीफाइड बाय द लिटरेचर्स, एंड दिस लिटरेचर इज नन अदर देन दैट इज स्मृति लिटरेचर्स। और स्मृति लिटरेचर्स में हमने मनुस्मृति की रचना ऑलरेडी कर ली है। और मनुस्मृति हमने कब देखी थी? दैट इज द प्री गुप्ताज एज, याद करिए, करेक्ट है। और प्री गुप्त एज में हमने इनको देखा था या समझा था, ये कहानी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये वो टाइम रहेगा जब रिलीजन्स में बहुत सारे लिटरेचर्स आएंगे, और बहुत सारे लिटरेचर्स कौन से आएंगे? उन लिटरेचर्स में हम देखेंगे स्मृति लिटरेचर्स भी लिखे जाएंगे। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आगे हम देखते हैं और क्या क्या बात की जा रही है। ठीक है, देखो इस काल में ड्यूरिंग दिस टाइम्स वी विल सी द कंडीशंस ऑफ द, देयर इज ए इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द शूद्रास। शूद्र कौन है भाई? शूद्र हमने देखा समाज का वो सबसे निचला वाला भाग, जिसको हमने देखा था कि भैया उसे कई अधिकार नहीं दिए गए थे। कारण क्या है? दे आर इन्वॉल्विंग इन द एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट उनका शुरू हो जाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर में आपको काम करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए आपको समाज का निचला वर्ग ही देखने को मिलेगा। तो द लोअर पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में लग जाएगा। और जब एग्रीकल्चर में लगेगा तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और इस तरीके से उसकी स्थिति ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे ही इज गोइंग टू हियर द बीसी स्क्रिप्ट ऑफ द महाभारत एंड द पुराण। ये वही टाइम होगा जब हम देखेंगे लास्ट या अंतिम रूप से कंपाइलेशन होगा रामायण और बीसी महाभारत का। ठीक है, रामायण एंड महाभारत दैट इज गोइंग टू कंपाइल इन द बीसी दिस टाइम पीरियड। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि गुप्त एज में रामायण और महाभारत दोनों के दोनों जो हैं आपके कंपाइल होते हैं। और जब कंपाइल होंगे तो अभी तक क्या होता था, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। अभी तक ये होता था कि आपको रिमेंबर करना होता था, और मैंने आपको बताए थे श्रुति लिटरेचर। डू यू रिमेंबर? श्रुति लिटरेचर्स का मतलब ये है कि आपको कोई सुनाएगा एंड यू हैव टू मेमोराइज, आपको उन्हें याद रखना होगा। और याद करने वाला दैट मीन्स या बताने वाला कौन होगा? ब्राह्मण होगा। और पढ़ने वाला या किसी सुनने वाला वो भी ब्राह्मण ही होगा। लेकिन अब इस एज में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ताज, गुप्त के एज में हम देखेंगे जो स्क्रिप्ट हैं या जो भी मेमोराइज चीज़ें थी उसको क्या किया जाने लगेगा? उसको लिखने का, उसको दैट मीन्स रिटन फॉर्म में लिखा जाने लगेगा, लिखित रूप में देखने को मिलेंगे। और जब लिखित रूप में मिलेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो क्या होगा? हम ऐसा कहेंगे कि ये सोसाइटी में उसका एरिया जो है वो ब्रॉड हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है वो ब्राह्मण तक ही नहीं, वो बाकी कम्युनिटीज़ को भी होगी। या एक कॉपी यहाँ आ गई, एक कॉपी यहाँ आ गई, एक कॉपी यहाँ आ गई, एक कॉपी यहाँ हो गई, बोला तुम सुन तो सकते हो, दैट मीन्स कम से कहीं ना कहीं आपको ये कॉपी मिल गई है और एक ब्राह्मण जो है इसको बता रहा है और बाकी लोग जो है थोड़ा थोड़ा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तुम मेमोराइज नहीं कर सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो, ऐसा हम कह सकते हैं इस बात को। ठीक है, यहाँ पर मेमोराइज टेक्निक्स की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मेमोराइज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार में सुन तो सकते हो। ये गुप्त एज में परिवर्तन होगा। तो वी कैन से दैट द पोजिशन एंड वी कैन से दैट द सोसाइटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। किसके? इसमें शूद्रों में। ऑलराइट, समझ में आया है?
इसके अलावा हम थोड़ा सा देखते हैं सोसाइटी में स्लेवरी सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, दास प्रथा दैट वाज इन द बीसी ओगस, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। एंड इट वाज डिस्क्राइब्ड इन द मनुस्मृति नारद स्मृति। और नारद स्मृति में हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं दैट मीन्स हमें स्लेवरी सिस्टम से फ्री कैसे हुआ जाएगा, या बीसी कह सकते हैं कि स्लेवरी सिस्टम से हम फ्री कैसे होंगे। एंड इट वॉज डिस्क्राइब इन द नारद स्मृति। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो कहीं ना कहीं हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एंड दिस वॉज इन प्रैक्टिस ऑफ द सोसाइटी। और क्या होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ एक चीनी आया था, है ना, कोरोना लेकर। वो चीनी जो है वो ये कुछ बता रहा है, और ये चीनी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि कि मैंने यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात की है, और कम्युनिटी का नाम है चांडाल कम्युनिटी। चांडाल कम्युनिटी इज़ नथिंग बट दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग आर्टिकल नंबर 17। थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड की ओर लेके जाऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक्चुअली चांडाल कम्युनिटी जो है वो जब नगर में इंटर करती है, सिटी में इंटर करती है, तो दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ द ड्रम्स, और ये लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम आ रहे हैं, कोई उनको टच ना कर लें। ऐसा बता रहा है हमारा ये चीनी भाई। एंड दिस चीनी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द बेसिक क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द अनटचुलिटीज। आर्टिकल 17 की बात कर रहा है, इसकी महक आना शुरू हो जाती है आर्टिकल नंबर 70 से। देखो, अब हमें कहीं ना कहीं इसको समझना है, कनेक्शन करना है, ये कैसे आया होगा, ये कैसे हुआ होगा। मैं जस्ट उसको कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, वैदिक एज याद है, वैदिक एज में हमने 2 टाइप्स के मैरिज देखे थे। एक थे क्या थे, अनुलोम, और दूसरे थे क्या, विलोम। Are you getting me what I am saying? There was 2 types of the marriage in the early Vedic, later Vedic age, and this लेटर वैदिक एज के दौरान हमें 2 प्रकार के विवाह देखने को मिल रहे हैं, और ये 2 प्रकार के विवाह थे। हाँ, गड़बड़ कर दिए, अनुलोम, और ये है प्रतिलोम। मैंने लिख दिया अनुलोम विलोम, तो याद आ गए बाबा रामदेव। भैया ये विलोम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो जय हो बाबा रामदेव की। अनुलोम में ये होता था, बॉयज़ जो है वो हायर सोसाइटी का होता था, जो गर्ल है वो आपकी किसी लोअर कम्युनिटी से होती थी या लोअर वर्ण से होती थी। हाँ जी अनुलोम एंड प्रतिलोम, डू यू रिमेंबर? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं, कुछ लोग योग करने लगे, है ना, अब ना पकड़े मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो अपोजिट होगा अनुलोम और प्रतिलोम। अब देखो, थोड़ा सा कनेक्शन जोड़िएगा, कनेक्शन ऐसा जोड़िएगा। अनुलोम में हमने देखा था बॉयज शुड बी बिलोंगिंग टू द हायर सोसाइटी या हायर वर्ल्ड से रिलेटेड होगी। एंड हाउ अबाउट द बीसी गर्ल शुड बी इन द लोअर। ऐसा ही कुछ होता है आज की डेट में। आप देख लीजिए, आज की डेट में सोसाइटी में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक ना। शादी होती है तो बॉयज़ का जो वर्ण है वो कहीं ना कहीं हायर होना चाहिए, वो चतुर्वेदी होना चाहिए। गर्ल जो है वो आपकी द्विवेदी भी चल जाएगी, 2 वेद का ज्ञाता चल जाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ भाई, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, और ऐसा होता है। एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। भाई सोसाइटी में किस टाइप के मैरिज होंगे, बोला इस टाइप के होंगे, ऐसा कैटेगरी वाले होंगे। ओवरऑल अनुलोम टाइप के विवाह होने चाहिए, सोसाइटी ऐसा कह रही है। लेकिन हमेशा जो है सोसाइटी ऐसा करती है, आंसर आया नो। sometimes and the some peoples are doing this kind of the marriage as well। इसमें बॉयज़ जो होगा वो आपका दैट मीन्स लोअर कम्युनिटी से होगा, और गर्ल जो है वो आपकी हायर कम्युनिटी से होगी। लेकिन जब इस टाइप के विवाह जो है शायद इनके द्वारा किए जाते होंगे, तो इन्हें कहीं ना कहीं सिटी से बाहर कर दिया जाता था। ठीक है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, लेकिन सिटी के बाहर। तो जनता है कि मानती नहीं, और भी पब्लिक है दैट मीन्स सोसाइटी है वो भी नहीं मानती। और सोसाइटी ने इन्हें जब बाहर निकाला, और इन्हें बाहर निकाला तो सोसाइटी के बाहर कर दिया।
हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कहें कि इनको घर से निकाल दिया है, सिटी से निकाल दिया है, लेकिन समाज में या कह सकते हैं जब वो खरीदारी करने आ रहे हैं या सिटी में जब एंट्री करते हैं तो उनके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशंस वाला जो है, हाँ क्रांतिकारी जॉन भाई जय हो, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सोसाइटी के लोग जो हैं उनसे अनटचुलिटीज़ करेंगे या अस्पृश्यता करेंगे, एंड इस यहीं से शुरू होती है आर्टिकल नंबर 17। तो फर्स्ट वी विल क्लियर अबाउट द, एंड इट इज़ वेरीफाइड बाय द चीनी वाला, एंड दिस चीनी वाला इज़ नथिंग बट दैट इज़ द पर्सन, ठीक है, वो प्यार के दुश्मन अमरीश पुरी, ठीक है, बिल्कुल पिक्चर चालू है भैया, ठीक है, अरे भाई लोगों पढ़ लो, ठीक है, आर्टिकल 17 की कहानी बता रहा हूँ। हाउ द BC 17 इज गोइंग टू स्टार्ट इन द गुप्ताज एज, और गुप्त एज में जब ये होगा आगे चलकर ये व्यवस्था और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी, और जब आगे चलकर ज़्यादा डेवलप होगी, इसीलिए जब भारत 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ तब हमारे यहाँ संविधान में बात कही गई कि हमें इस चीज़ को हटाना होगा, दैट मीन्स ये अस्पृश्यता जैसी बीमारी को हटाना होगा। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू कंसीडर इन द आर्टिकल 17 इन द 1950। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ और देख लीजिए, समझ लीजिए, लोग मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि स्पेशल कम्युनिटीज़ के खिलाफ या स्पेशल कम्युनिटीज़ के लिए ऐसा व्यवहार लगातार हो रहा है। कैसा? दैट इज़ आर्टिकल 17 जैसा, मतलब 17। एक मिनट, सती प्रथा को अभी बताता हूं, ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको यह बताया कि आर्टिकल 17 को हटाने की बात की गई है, लेकिन एक चीज बताइए, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या कोई पनिशमेंट का प्रोविजन है आर्टिकल 17 को लेकर? आंसर आएगा नो, देयर इज नो प्रोविजंस रिलेटेड टू द people who are doing the basically non violations, या कह सकते हैं who are doing the violation of the article 17। आर्टिकल 17 में कोई भी बेसिक वायलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है 17 में, यदि तो उसमें प्रोविज़न है पनिशमेंट का, नहीं होगा। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए SC/ST एक्ट लेके आई। SC/ST एक्ट आपका 1989, तो थोड़ा सा ऐसा कनेक्शन करके समझ सकते हैं, और इस तरीके से हम देखेंगे इसे पनिशेबल एक्ट या बेसिक आपका पनिशेबल ऑफेंस माना गया, या कह सकते हैं इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया। और इस तरीके से ये चीज़ आपकी देखने को मिलती है। मोटे तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। आर्टिकल 17 जो है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा, कहीं ना हमें मोटे तौर पर ये समझना है कि इसका कनेक्शन किस तरीके से जुड़ा हुआ। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बनाया है। सती प्रथा 510 AD में मिलेगी, भानुगुप्त के टाइम पर जब हमने देखा था गुप्त शासक थे तो हमने उसकी चर्चा की थी। तो जो चाइनीज़ है, जो चीनी जो आया था, ये कोरोना वाला, ठीक है, ये कोरोना वाला हमको ये बताता है कि इंडियन सोसाइटी में हमें अनटचुलिटीज़ देखने को मिलती थी। तो दिस इज द क्लियर एविडेंसेस, एंड दिस क्लियर एविडेंसेस इज टॉकिंग अबाउट द अनटचुलिटीज़। और क्या है? द कंडीशन ऑफ वुमेन्स। भाई देखिए, महिलाओं की बात के बिना जो है समाज अधूरा है, तो महिलाओं की बात तो कर ही लेते हैं, ठीक है। याद करिए, हमने देखा था यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं की बात की जा रही थी। द पोजिशन ऑफ द वुमेन्स वॉज डिस्क्राइब इन द मनुस्मृति। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है वो क्लियर वैसी ही रहेगी जैसी हमने वैदिक एज में देखी थी। वैदिक एज में याद करिए, वैदिक एज में क्या बताया गया था? वैदिक एज में हमने अर्ली में देखा था और हमने लेटर वैदिक में देखा था, और अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में आते आते तक ये स्माइल जो है वो बीसी कह सकते हैं आपकी गायब हो जाती है। और लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ द बीसी बेसिकली जो आपकी वुमेन की जो कंडीशंस होती है दैट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन होती है, एंड इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस। और इस तरीके से द कंडीशन ऑफ वुमेन स्टिल गोइंग टू डाउन, और ये गिरावट जारी रहेगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हायर सोसाइटी है या उच्च वर्ण है, जो आपका
उसकी वुमेन जो है वो डिपेंडेंट रहेंगी, मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला जो है दे आर इन्वॉल्विंग इन द जो आपके एग्रीकल्चर वर्क है, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो इनकी कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर होती है। लेकिन ये सारी की सारी आपकी जो महिलाएं जो फर्स्ट और सेकंड वर्ण से रिलेटेड होंगी वो डिपेंडेंट होंगी अपने हस्बैंड पर या अपने फादर पर। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ और क्या क्या देखने को मिलता है। वी विल आइडेंटिफाई इजीली इन द पॉलीगैमी प्रैक्टिस, बहु विवाह प्रचलन में आएंगे, एंड इट इज़ इन फेवर ऑफ द दैट इज मेल, मेल के फेवर में होगा, पुरुषों के फेवर में होगा, और पुरुष यहाँ पर एक से ज़्यादा शादी करेगा। तो हम देखेंगे कि जब उसकी 1 2 3 4 5 वाइफ आएंगी तो इसकी हालत या इसकी बेसिक कंडीशन खराब होगी। दिस इज द क्लियर इंडिकेशन ऑफ द दिस डिग्रेडेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वुमेन इन द गुप्त एज। करेक्ट है, समझ में आया। वी विल सी द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ द सती प्रैक्टिस एज वेल। महिलाओं की स्थिति का पता हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उसे जिंदा जला दिया जाएगा सती प्रथा की ओर, और इसके एविडेंसेस हमने देखे थे 510 एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द भानुगुप्त, और जब हमने पहला देखा था गोपराज, डू यू रिमेंबर? हाँ भाई, जॉन भाई को ठीक है ना बहुत अनुभव है इस चीज़ों का ठीक है, अच्छी बात है। तो पुरुष भी ऐसे ही परेशान हो जाएगा। एक जीवक चिंतामणि आएंगे है ना आपके संगम एज में, और जीवक चिंतामणि जो हैं वो 8 शादियां करते हैं। ठीक है, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, और शादियां करते हैं 8 शादियां, उसके बाद वो क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 शादी के बाद वैसे ही आदमी क्या करेगा, संन्यास ही लेगा। तो देयर वॉज ए बेसिकली द स्टोरी ऑफ द जीवक चिंतामणि, और ही बिकेम द मोंक आफ्टर द मल्टीपल मैरिजेस। ऐसा कुछ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो इतिहास ऐसे कई कहानियाँ स्टोरियों से भरा हुआ है, बट हम देखते हैं कि द कंडीशन ऑफ वुमेन इज गोइंग टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ताज, एंड इट इज़ क्लियर इंडिकेट इन द एरन इंस्क्रिप्शंस, और ये एरन इंस्क्रिप्शंस को हमने बखूबी समझा है। देयर वॉज नो प्रैक्टिस ऑफ द नियोग, बट ये नियोग प्रथा जो है, वट वॉज द बीसी, वट इज़ नियोग प्रैक्टिस? नियोग प्रैक्टिस क्या है भाई, आंसर दीजिए जी। आई एम गुड, बिल्कुल सही है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों की दुआएं का असर है कि मैं अच्छा हूँ। व्हाट इज नियोग प्रैक्टिस? आप इधर आंसर दो भैया, है ना। बेसिकली और बीसी, नियोग प्रैक्टिस क्या है ये बताइए। ये भी बफरिंग करने लगा थोड़ा थोड़ा। व्हाट इज नियोग प्रैक्टिस? नियोग प्रैक्टिस क्या है? प्रीति जी, आई एम गुड, मैं बहुत खुश। Another man can marry. Yes, you are right. We can say that it's a kind of the widow remarriage. हम इसको widow remarriage से भी समझ सकते हैं। And the woman is going to married with the another relatives, है ना। relatives के साथ भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं। Sorry, I cannot recall. ठीक है, याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, वी कैन से दैट विडो रीमैरिज। देखिए, नियोग का उद्देश्य था सन, और सन को पैदा करना, और ये सन को पैदा करने का उद्देश्य जो था दैट मीन्स ताकि वो आपकी अंत्येष्टि करे या आपके संस्कार को लेकर जाए। संस्कार हमने देखा था। और हस्बैंड की डेथ के बाद हम देखेंगे उसके ब्रदर या उसके देवर के साथ शादी, ये हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। ओवरऑल ये विडो रीमैरिज है, दैट इज़ इन द वैदिक एज। सिंपल सी बात है। यस यस यस, उद्देश्य जो है वो सन का है, इसलिए यहाँ पर मैंने सन का भी बोला गया है। कई बार रिलेटिव्स के साथ शादी की बात भी की गई है। तो ये नियोग प्रैक्टिस जो है इस तरीके से कहा जाएगा, बीइंग द हस्बैंड के होते हुए भी। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम यहाँ से देखते हैं कि वी विल सी द another customs and Devdasi. Devdasi is a kind of the customs. We are, that means devote the women to the god.
गॉड को समर्पित कर दी जाएगी, कन्या या गर्ल्स को, और इस तरीके से ये प्रथाएं भी देखने को मिलेंगी। आगे चलकर ये जो कस्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और इसकी वजह से उन गर्ल्स का जो है आपको देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार, या इन्हीं के बाद वो क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेम्पल्स, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ द सीड्यूसिंग दीज काइंड ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, और इस प्रकार की वो देवदासियों के साथ वो रेप करते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। एंड दिस काइंड ऑफ द कस्टम इज स्टिल प्रेजेंट इन द साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया की तरफ आप थोड़ा देखते हैं तो ये अभी भी देखने को मिलती हैं, हालांकि अब खत्म हो गए हैं, ठीक है, मतलब, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बता रहा हूँ। एंड इट वॉज दैट इज प्रोवाइड इन द, आई थिंक ये SC/ST एक्ट में भी इसको प्रोविज़न में शामिल किया गया है। तो अब ये थोड़ा सा हम देखेंगे। हाँ, बाबा राम रहीम, यू आर राइट्स, ठीक है, बट ये साउथ में भी देखने को मिलता है। आई हैव सीन वन एपिसोड इन द क्राइम पेट्रोल रिलेटेड टू दिस कस्टम्स, तो मैंने वहाँ से आपको, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कस्टम्स हैं, अभी भी प्रचलन में हैं। आप सोच सकते हैं हम कहाँ जी रहे हैं, कौन सी 21वीं सदी में। अभी तो हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और हम अभी भी दासी की बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब ये क्राइम है, बिल्कुल सही कहा, क्राइम तो है ही, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, दैट इज़ द BC सोसाइटी, एंड दिस सोसाइटी इज़ नथिंग दैट मीन्स नन अदर देन दैट इज़ गुप्ता एज। तो गुप्त एज जो है वो कई ऐसे कस्टम्स लेके आ रहा है जो आज भी आपको देखने को मिलता है। तो क्यों ना भाई आपकी स्माइल कुछ इस तरीके से होगी। तो ये सोसाइटी ही है जो यहाँ पर इस तरीके की कस्टम्स बना रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिलीजियस लाइफ ऑफ द गुप्ताज एज। देखिए गुप्त एज में हम देखें, हाँ ये हमारी सोसाइटी है, हमारे यहाँ धर्म के नाम पर सब कुछ चलता है। जय हो बाबा रामदेव की, या कह सकते हैं जय हो बाबा राम रहीम की, जय हो बाबा आसाराम की, सारे के सारे राम का नाम लेकर घूमते हैं। तो मैं वही कहता हूँ, राम का नाम बदनाम करो, देखो तुम ऐसा कोई काम ना करो, ठीक है। तो आप राम का नाम लेकर बेसी हम धार्मिक जीवन को शुरू करते हैं। आप लोगों का सभी का ध्यान अब राम, दैट मीन्स राम मतलब धर्म की ओर होना चाहिए, और ये राम जो है बड़े चर्चा में है। तो इसी तरीके से हम शुरू करते हैं धार्मिक जीवन। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व द मेन रिलीजन एंड वी विल फाइंड आउट द मेन रिलीजन्स। द नेम इज कॉल्ड द भगवतिज्म, वैष्णव, शैव धर्म। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें 3 गॉड फेमस देखने को मिलेंगे, और ये 3 गॉड जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अभी अभी एक्सप्लेन किया था और वहीं से आप समझ सकते हैं इजीली। तो दीज आर द मेन गॉड्स, और इनके सराउंडिंग जो है अलग अलग गॉड बनाने की बात की जाएगी। क्या यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाएंगी? आंसर आएगा हाँ, ठीक है भैया, वो निर्मल बाबा थे, है ना, जॉन साहब वो हैं निर्मल बाबा थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर इन तीनों की मूर्तियाँ बनाई जाने लगेंगी, आइडल बनाई जाने लगेगी। इनके मूर्तियों का प्रचलन क्या आ चुका था? आंसर आएगा यस। क्या मूर्तियों का प्रचलन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है क्या? आंसर आएगा यस, क्योंकि हमने गांधार शैली और मथुरा शैली को ऑलरेडी डेवलप होते हुए देख चुके हैं। तो गांधार और शैली और मथुरा शैली में हमने बुद्धिज़्म की मूर्तियां बनाई थी। अब बुद्ध धर्म से मूर्तियों का प्रचलन जो है वो वैदिक एज में भी देखने को मिलेगा, और वैदिक एज में हमें देखने को मिलेंगी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बाकी सब लोग बेसिकली अब शांत हो जाए, नहीं तो मैं आप सभी को भस्म कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग जो है कंसंट्रेट करिए भाई, नो कमेंट्स मोर, ठीक है, ज़्यादा कमेंट्स ना करें, ठीक है, बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है भाई, थोड़ा सा मर्यादा बनाए रखें। धर्म की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, और धर्म के नाम पर ऐसा तो शांत हो जाइए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियाँ बनाई जाने लगेंगी, और उसको मेन गॉड के रूप में बताया जाएगा। और मेन गॉड के बाद हम देखेंगे कि यहीं पर अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। वी विल फाइंड आउट द अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब है शिव और शिव की पत्नी को जोड़कर बताया जाने लगेगा। कुछ इस तरफ की कस्टम्स देखने को मिलती हैं, और ये कस्टम्स जो हैं आपको यहीं गुप्त एज में देखने को मिलेंगी। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे क्या मूर्तियां बनाई जाने लगेंगी? आंसर आएगा यस, आइडल इज कमिंग्स, ठीक है। और मूर्तियां जब बनाओगे तो मूर्तियों को कवर करोगे कि नहीं करोगे? कवर करने के लिए क्या करना होगा भाई? कवर करने के लिए हम वहाँ पर उसको देखेंगे कि टेम्पल्स बनाए जाने लगेंगे। तो वी विल सी द बेसिकली मूर्तियां बनेंगी, और मूर्तियों के बाद हमें देखने को मिलेगा टेम्पल, और टेम्पल्स के आर्किटेक्चर्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। एंड वी विल ऑब्जर्व 3 काइंड ऑफ द
टेम्पल्स, और यहाँ पर हमें 3 टाइप के स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, मंदिरों के स्टाइल्स, और वो हैं आपके नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और आपके बेसर स्टाइल। डू यू रिमेंबर, डू यू नो दिस थिंग्स? ये चीज़ें आपको पता हैं? तो देखो यहाँ से ही कनेक्ट करिए, बुद्ध गांधार और मथुरा शैली आई। गांधार और मथुरा शैली किसकी है? मूर्ति बनाने की कला। और मूर्ति को क्या हवा में रखोगे? यू नीड टू कवर, हमें उसको कवर करना होगा, और कवर करने के लिए हम उसके सराउंडिंग एक आपका आर्किटेक्चर बनाएंगे, एंड दिस आर्किटेक्चर इज नथिंग एल्स, ठीक है, एंड दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द टेम्पल। और ये टेम्पल जो हैं वो 3 टाइप के होंगे, एंड दिस काइंड ऑफ द टेम्पल इज नागर, द्रविड़ एंड बेसर। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो जाएगा, और तभी जाके 2020 में अगस्त के समय पर एक फाउंडेशन रखी जाएगी, नाम है राम मंदिर। जय श्री राम। समझ में आ गया है? ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ऑल दीज स्टोरीज इज गोइंग टू कनेक्टेड इन द टुडे सिनारियो। आज की जो स्टोरीज चल रही हैं उसका कनेक्शन आपको गुप्त एज में देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नागर स्टाइल्स, इसके बाद द्रविड़, और इसके बाद आपका बेसर। देखिए नागर स्टाइल्स में क्या होगा, आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर एक टेम्पल होगा, और टेम्पल में पीक देखने को मिलेगा। You will find out the peak in the Nagar style, and you will find these kind of the temples in the northern India। कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, और ये आप हिमालय से लेकर विंध्य वाले पार्ट तक कंसीडर कर सकते हैं। ऑल राइट्स, तो फर्स्ट नंबर ये इंडिया का मैप मैं यहाँ से थोड़ा मोटे तौर पर बना लेता हूँ, लाइक दिस 1। तो ये लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाइए दक्षिण भारत में, ये थोड़ा सा इधर बन जाए, यहां पर आ जाइए, दूसरा आ जाता है। दूसरा जो है वो है द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल का मतलब है यहां पर आपको पीक देखने को नहीं मिलेगा, मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ द स्टाइल्स, एंड दिस काइंड ऑफ द स्टाइल इज फाउंड इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया। ये मोटे तौर पर आपको साउथ पार्ट में देखने को मिलेगा। आप तिरुपति बालाजी को देख लीजिए, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का, वो आप समझ लीजिए, मोटे तौर पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 और 2 को मिला देंगे तो क्या बनेगा भाई? 3। तो 1 + 2 इज कॉल्ड द बेसर। बेसर का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, सीधी सी बात है। और बिगड़ा हुआ का मतलब है दैट मीन्स कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ द दीज 2, है ना। मोटे तौर पर 1 + 2 को मिला दीजिए तो दोनों फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये मैंने एक समझाने के लिए बनाया है ना, थोड़ा समझिएगा, नहीं तो आप सोचे कि सर ऐसा कैसा हो गया, ये क्या हो गया। तो ये यहाँ पर दोनों आर्किटेक्चर्स का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, 1 and 2 एंड इट बिकम द 3। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हैं आपके 3 टाइप के टेम्पल्स के आर्किटेक्चर्स, और ये आर्किटेक्चर्स आगे चलकर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स में डेवलप हो जाएंगे, जैसे पंचायतन, और ये पंचायतन शैली का ही मंदिर बन रहा है, राम मंदिर। ऑलराइट, समझ में आया? तो पंचायतन ही है जिसमें आप देखेंगे 5 प्रकार के आपको दैट मीन्स पीक देखने को मिलेंगे। एक मेन मंदिर होगा, उसके सराउंडिंग आपके छोटे छोटे और मंदिर होंगे 4। तो ये मेन मंदिर के सराउंडिंग ये सारी चीज़ें बनेंगी, तो इसे कहा जाएगा पंचायतन शैली। पंचायतन का मतलब है 5। ऑलराइट, यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पंचायतन क्या है, पंचायतन स्टाइल क्या है। तो यू कैन फाइंड आउट द बेसिकली दिस इज द मेन आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल। तो दिस इज ए काइंड ऑफ द टेम्पल स्टाइल, है ना। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आपका मंदिर का डेवलपमेंट, और इस मंदिर के डेवलपमेंट के पीछे हैं गुप्त, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इनिशियली देयर वाज नो एविडेंसेस ऑफ टेम्पल्स इन द इंडियन हिस्ट्री, बट राइट नाउ हमने कहीं ना कहीं देखा कि आगे की जनरेशन या जो आगे का जो हमें सिनारियो देखने को मिलेगा, हम उसके पीछे पागल हो जाएंगे और हम उसके लिए लड़ेंगे। हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई भी होगी। यह आपने और हमने सबने सीखा है, समझा है, देखा है क्या हुआ है। तो वास्तविकता क्या है और क्या चीज़ है, ये हमें देखने को मिल चुकी है।
यहाँ हम देखेंगे द आइडल वर्शिप्स मतलब मूर्ति की पूजा एक आम विशेषता बन चुकी है। याद करिए वैदिक एज और वैदिक एज का वो लेटर वैदिक एज वाला पार्ट, वहां पर आम विशेषता क्या थी? यज्ञ या सैक्रिफाई, यज्ञ करना या सैक्रिफाई करना। और ये यज्ञ के दौरान क्या होता है? बलि दी जाती थी। डू यू रिमेंबर? तो स्वरूप कितना चेंज हो चुका है, कितना परिवर्तन हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और यही हिस्ट्री है, यही हमारा कल्चर है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटकाव की ओर जा रहे हैं। मूर्ति पूजा आना शुरू हो जाएगी और मूर्ति पूजा होगी, फिर इसके बाद मंदिर होगा और मंदिर बनेगा। आगे चलकर ये मंदिर जो टेम्पल जो होंगे वहाँ पर इतना ज़्यादा चढ़ावा आएगा, इतना ज़्यादा पैसा आएगा कि ये पैसा आने की वजह से ये एटीएम का काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और एटीएम क्या होते हैं? एटीएम इज ए काइंड ऑफ द सोर्स ऑफ द मनी, और इसीलिए इन्वेडर्स जो हैं वो यहाँ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर अटैक करने के लिए आएंगे। नाम तो सुना ही होगा गजनवी और गौरी का। तो आक्रमणकारी आएंगे, लेकिन वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कैसे? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द एटीएम्स। और इस तरीके से घटनाएं आपको समझ में आ रही होंगी। तो कनेक्शन को जोड़िए और ये कनेक्शन को जोड़ते हुए एक धारणा या बेसिकली कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। आया नहीं आया समझ में? अब तो मुस्कुरा दो, है ना? बहुत देर से कोई कमेंट नहीं आया, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या वैदिक एज या कह सकते हैं कि क्या हिंदू धर्म या वैदिक एज के जो गॉड हैं उन्हीं को प्रिविलेज दिया गया? आंसर आएगा नो। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हिंदू रिलीजन है या वैदिक एज है उसमें हमें देखने को मिलेगा ना केवल वैदिक एज को प्रिविलेज दिया जाएगा, बट कि यहाँ पर और भी रिलीजन्स को दिया जाएगा। इसे हम समझ सकते हैं द स्टेटमेंट या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपास इन द बिहार दैट इज रिलेटेड टू द बौद्धिज्म्स। बौद्ध धर्म में हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा इतना पैट्रॉन्स, यहाँ पर बौद्ध धर्म को इतना ज़्यादा संरक्षण नहीं मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड काम किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर स्तूप को भी देखेंगे और दूसरा विहार को देखेंगे। नहीं, दिस इज़ नॉट माई ऑर्डर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, ये सब परिवर्तन हो चुका है, और हम यदि नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया है, और समझाने के साथ चीज़ों को समझ में आया। आपने खुद ही कहा कि हम आपको फॉलो करेंगे, ये आपका खुद का नज़रिया है। तो देखिए नज़रिया कैसे बदला, क्योंकि आपको रियलिटी समझ में आई। और रियलिटी कब समझ में आई? बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि आप मैच्योर हो और आपने उस डिसीजन को समझा। तो ये है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का स्वरूप हमारे कस्टम्स हैं। देखिए हमारे कस्टम्स क्यों बनते हैं? हमारे कस्टम्स बनते हैं डिमांड पर, और ये डिमांड कैसी हो रही है? जैसी डिमांड बन रही है वैसे हमारी प्रथाएं बन जाएंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम जो है वो अभी मैं आपको राजपूत काल में दिखाऊंगा। राजपूत काल में आप देखेंगे कि बच्चों को मारा जाएगा, और बच्चे में भी हम देखेंगे दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं जो है आपका बच्चों को मारना होगा। हमें क्या चाहिए? हमें केवल मेल चाहिए, हम बच्चों को मार देंगे। तो कस्टम्स जो हैं वो डिमांड हो रही। क्यों? क्योंकि राजपूत काल में आपको वॉरियर चाहिए, आपको अमरेंद्र बाहुबली चाहिए, लेकिन आपके यहाँ कोई लड़की पैदा हो गई तो बोला मार दो इसको। तो ऐसी कस्टम्स बनी जाएंगी, और ऐसी कस्टम्स बनती हुई सोसाइटी चेंज हो जाएगी, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये गलत है, फिर भी आप समझ सकते हैं। तो ऑल दीज कस्टम्स आर मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटीज, एंड वी विल ऑब्जर्व, वी विल सी हेयर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। हमने कहीं ना कहीं उसके एग्जाम्पल्स समझे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहीं पर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको हम 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल के रूप में देखेंगे। 6 स्कूल ऑफ द फिलॉसफी इज गोइंग टू डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। कल दो लिटरेचर्स में हमने देखा था, याद करिए, आस्तिक और नास्तिक, और आस्तिक नास्तिक में हमने देखेंगे सांख्य देखेंगे, हम देखेंगे योग देखेंगे, है ना, आप देखेंगे मीमांसा देखेंगे, अर्ली मीमांसा देखेंगे। ये सारे जो हैं षड दर्शन है, 6 स्कूल ऑफ द फिलॉसफी, ये सब डेवलप होंगी। ये सारी की सारी फिलॉसफी या बेसिक सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो किंग है वो आपका वैदिक एज को सपोर्ट करता है, और वैदिक एज को सपोर्ट करते हुए ये काम करेगा।
तो आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर राइट नाउ। सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बहुत सारे आपके कह सकते हैं कि फिलॉसफीज डेवलप होंगे। वेरियस व्यूज़ आप हमने आज देखे गुप्त एज के, और गुप्त एज काफ़ी डेवलपमेंट वाला फेज है, ना केवल आप देखेंगे आर्ट, लिटरेचर्स, बहुत सारी चीज़ों में। तो इसको हम थोड़ा समराइज़ करेंगे, लेकिन समराइज़ इसको हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तो एक नज़रिया होता है और वो नज़रिया डेवलप होता है शिक्षा के बाद, एजुकेशन के बाद, और नज़रिया आप लोगों का परिवर्तित हुआ है थोड़ा सा। तो सुनो सबकी करो मन की, है ना, ऐसा कहा जाता है। मेरी दादी कहा करती थी। तो थोड़ा सा आप वहाँ से समझ सकते हैं। आप अपने व्यू और अपने विचार, अपने थॉट्स खुद डेवलप करें और फिर डिसीजन लें। आपका डिसीजन जो है खुद आपको बताएगा। डिसीजन आपकी जो शिक्षा है, एजुकेशन, वहाँ से आप डेवलप करें। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको PDF क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको कोई डाउट है क्वेश्चंस को लेकर, तो क्वेश्चंस नंबर को आप नोट करके बताइएगा, ठीक है। 2 शीट मैंने भेजी हैं। 2 शीट में आप देखेंगे शीट नंबर 1 का क्वेश्चंस, तो 1 बाय 1 हम कर लेंगे, और यदि कोई डाउट होगा तो हम उस पर डिस्कशंस कर लेंगे, बट एक सिस्टमेटिक वे में। आपका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं। भैया मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, संविधान के अगेंस्ट ना जाएं सर। आई एम नॉट संविधान, आई एम नॉट सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ भाई। तो कोई समस्या है, कोई डिसीजन होगा, कोई होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसका क्वेश्चन नंबर को हम कर लेंगे सिस्टमैटिक वे में। थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा समस्या हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी, और सारी की सारी चीज़ें हम सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, वी विल लेट यू नो अबाउट द डाउट्स, ठीक है। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हैप्पी वीकेंड। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए नमस्कार और चमत्कार। थैंक यू। गुड नाइट वंस अगेन।